हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का आपका 7th नंबर का जियोग्राफी का चैप्टर जिसका नाम है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपको एक ही वीडियो में फुल चैप्टर कवर करवाया जाएगा। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में जाओगे इस नोट्स को रिवाइज करके चले जाओगे। मैं 100% यहाँ पर श्योर हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो चैप्टर है, ठीक है, 3 वर्ड से मिलके बना है, लाइफलाइन ऑफ नेशनल एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो लाइफलाइन का मतलब क्या होता है, जो हमें मुसीबत में जो हमारे को हेल्प करती है ऐसी चीज़, उसको बोलते हैं लाइफलाइन। जैसे केबीसी में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो लाइफलाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दूसरा वर्ड है नेशनल का मतलब होता है कोई भी नेशन, चाहे वो इंडिया की हो बात, चाहे वो यूएसए की बात हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी कंट्री की बात हो, उस देश की लाइफलाइन होती है कुछ चीज़ें, वो डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ें। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, किसी भी देश के पास कितने पैसे हैं, कैसे चलता है वो देश। ठीक है, तो बेसिकली आई होप आपको ये 3 वर्ड का चैप्टर है जो, इसमें बड़ी सारी और भी बातें आएंगी। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देश की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन के बारे में बात करेंगे, जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़िया तरीके से निखारती है। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर जो स्टार्टिंग होती है आपकी रीडर में, तो लाइफलाइन किसको बोला गया है, 3 चीज़ों को बेसिकली मेन। ठीक है, तो लाइफलाइन क्या होती है, जो हमें मुसीबत में हमारी हेल्प करती है, उस चीज़ को लाइफलाइन बोला जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ पूरी डिटेल में। तो सबसे पहले लाइफलाइन बोला गया है लैंड को, दूसरी लाइफलाइन है हमारी वाटर को, तीसरी लाइफलाइन है हमारी एयर को। ठीक है, क्यों, लैंड में हमारी जो लाइफलाइन है हमें हेल्प करती है रोडवेज एंड रेलवेज। ठीक है, अब मान लो कोई जगह है, ए ने क्रॉस करना है ये वाला एरिया और बी तक जाना है, वहाँ पर तो कोई लैंड ही नहीं है, ना तो कोई रेलवे है, कैसे जाएगा ए। ठीक है, उसकी तरक्की नहीं हो पाएगी। मान लो उसके पास कोई आइडिया है, उसने बेचना है, यहाँ पर जाना है अपना आइडिया सेल करने, या उसके पास कोई प्रोडक्ट है, तो इस जगह को कैसे क्रॉस करेगा, कैसे, उसकी कौन हेल्प करेगी, ये वाली लाइफलाइन लैंड वाली, कौन सी, रोडवेज और रेलवेज। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद बात करते हैं वाटरवेव्स की। वाटरवेव्स में आ जाएंगी शिप्स। अब मान लो वही एग्जांपल लेते हैं ए और बी की। ए एक जगह है, बी भी जगह है, दोनों ने आपस में मिलना है, चाहे वहाँ पर रोडवेज या रेलवेज नहीं पॉसिबल है तो वो क्या करेंगे, समुंदर के जरिए जाएगा। ठीक है, अब उसकी हेल्प कौन करेगी, लाइफलाइन शिप करेगी। ठीक है, वैसे ही जहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता, ना तो वाटरवेज काम करती है ना तो रोडवेज काम करती है, वहाँ पर एरोप्लेन साहब आ जाते हैं हमारे काम कराने के लिए। मतलब मुसीबत में, अब मान लो कोई पहाड़ टूटने वाला है, वहाँ पर कोई फंसा होगा, तो लाइफलाइन बन के कौन आएगा, हमारा एरोप्लेन। तो इसीलिए इस चैप्टर की लाइफलाइन क्या बोली गई है, रोडवेज रेलवेज को, वाटरवेव्स को, यहाँ पर मैं इस गंद को साफ कर देता हूँ, रोडवेज रेलवेज को, शिप को और एरोप्लेन को। ये क्या है, हमारी लाइफलाइन है जिन्होंने हमारी इंडिया की इकोनॉमी को बचा के रखा हुआ है। चाहे इंडिया की इकोनॉमी लगा लो, चाहे वर्ल्ड की इकोनॉमी लगा लो। तो ये था थोड़ा सा बेस ऑफ चैप्टर। अब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कुछ फैक्ट से। ठीक है, अब अगर हमें वो फैक्ट्स याद हो जाएंगे तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अब इस चैप्टर में अगर हम रेलवेज़ की बात करेंगे, रोडवेज़ की बात करेंगे, या एरोप्लेन की बात करेंगे, एयरवेज़ की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा और इंपोर्ट होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब, वेट मैं यहाँ पर अपना मोबाइल डाटा बंद कर दूँ, भूल गया मैं बंद करना, सॉरी, 1 सेकंड वेट करो। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि लाइफलाइन का, आई होप आपको सिनेरियो थोड़ा सा समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की। जैसे मैंने बताया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आपको अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट, ये बड़ी बार देखने को मिलता है और बच्चे इसमें बड़े ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, याद ही नहीं रहता है एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है। जब हम अपने देश से कोई चीज़ बाहर भेजते हैं उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट।
जब हमारे देश के अंदर मंगाते हैं, इम ऐसे याद रख लो, इम मतलब इन मतलब इम्पोर्ट, मतलब देश के अंदर अंदर मंगवाया जाता है, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, अब एक एक करके मैं इसकी डेफिनेशन रीड करता हूँ और आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट क्या होता है? नेशन सेंड इट्स होम मैन्युफैक्चरिंग। अब मान लो कोई भी नेशन है, होम मैन्युफैक्चरिंग मतलब उस देश में जो बना होता है। मान लो इंडिया में मैंने चाय भेजनी है कहीं और, तो वो क्या होएगा? एक्सपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स टू आउटसाइड कंट्रीज़। आउटसाइड कंट्रीज़ में जब अपना प्रोडक्ट कोई भी देश भेजता है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आपकी, मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स इंडिया में क्या है? एक्सपोर्ट की जाती है। आपको छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपने लिखना है टी भेजी जाती है, कॉफ़ी, जूट, ऑर्स। ठीक है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों वाला प्रोडक्ट, जेम्स हो गए, ज्वेलरीज होगी, ये सारे हीरे जवाहरात इंडिया से बाहर भेजे जाते हैं, बेचे जाते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट कैसे याद रखोगे? इम मतलब इन। ठीक है, जो भी कराऊंगा विद ट्रिक्स कराऊंगा, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इंपोर्ट क्या होता है? व्हेन सिटीजन ऑफ ए कंट्रीज, ठीक है, कंज्यूम द प्रोडक्ट ऑफ अदर कंट्रीज़। कंज्यूम का मतलब होता है यूज़ करना। किसी भी देश के जो सिटीज़न है अगर वो यूज़ करते हैं किसी और देश के प्रोडक्ट को, तो अपने देश में क्या करवाते हैं? इंपोर्ट। मतलब अगर एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर हमारे पास चाय नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? चाय मंगवाएंगे, चाय पत्ती कहीं किसी और देश से। ठीक है, तो वैसे ही मेजर इंपोर्ट इंडिया क्या इंपोर्ट करवाता है? मिनरल्स, ऑयल्स, ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, केमिकल्स हो गए। इसीलिए हमारे जो पेट्रोल के जो दाम होते हैं वो बाहर वाले देशों से मंगवाए जाते हैं, इसीलिए वो हाई होते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया आपने सुना होगा, वहाँ पर तेल के कुएँ होते हैं, इसीलिए वो इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हैं, कंट्रीज डिसाइड करती है कितना प्राइस होएगा, इसीलिए ये बढ़ते हैं और कम होते रहते हैं। उसके बाद आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म की। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं हम क्यों कर रहे हैं? मैं हमेशा एग्जांपल देता होता हूँ। अगर आपको टर्म्स अच्छी तरह आती है ना, अगर आपको ये फैक्ट अच्छी तरह आते हैं, जो आपकी रीडर है इसे निचोड़ के मैंने ये फैक्ट लगाए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल की बात कर रहा था, अगर मैं बोलूँ राम इज़ ए गुड बॉय, ठीक है, तो आपको पता होगा राम का करेक्टर क्या है? गुड मतलब अच्छा है, आपको मतलब पता है अच्छे का। अगर मैं बोलूँ दिस टीवी स्क्रीन इज़ वेरी विविड, अब विविड का मतलब अगर पता होगा तभी आप टीवी स्क्रीन के बारे में बता सकते हो। ठीक है, वैसे विविड का मतलब होता है क्लियर। तो बेसिकली वैसे ही हम वो इम्पोर्टेंट फैक्ट कर रहे हैं। अगर फैक्ट आ गए तो लेसन 1 सेकंड में आपको आ जाएगा। उसके बाद अब बात आती है फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन मतलब बाहर, एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, चीज़ों को बांटना। एक्सचेंज ऑफ करेंसी ऑफ वन कंट्री विद इन द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। एक कंट्री की जो करेंसी है दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज करना, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। जैसे मेरे पास एक $1 है, तो इसको अगर मैं इंडिया में कन्वर्ट करवाऊंगा तो अप्रोक्स कितने पैसे बन जाएंगे? 60-70 या जितने भी उसका रेट होगा। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? मैंने क्या किया? फॉरेन एक्सचेंज किया। ठीक है, आई होप ये वाली टर्म आपको अच्छी तरह समझ आ गई। ये जो नोट्स है बेटा, आगे बढ़ने से पहले ये जो नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे नोट्स विद माय लोगो और विदाउट माय लोगो भी डाउनलोड कर सकते हो। लिख के टाइम वेस्ट मत करो, मैं हमेशा यही बच्चों को सुझाव देता हूं। आप क्या करो, ये वीडियो एक बार देख लो, उसके बाद आप ये प्रिंट आउट निकाल सकते हो बढ़िया तरीके से, कलर्ड भी और ब्लैक एंड वाइट, जिससे आप पिक्चर देख के क्या है उस चीज़ को आसानी से आप कैच कर सकते हो। ठीक है, लिख भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इससे क्या होएगा, लिखने से क्या होएगा, आप ये पिक्चर नहीं देख सकते। मैंने हर फैक्ट की, हर चीज़ की पिक्चर यहाँ पर मेंशन की है। पिक्चर को देख के आप आसानी से याद कर पाओगे इस चीज़ को। ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट होगा। और आप ये चैप्टर जितने भी चैप्टर मैं करवाता होता हूँ, आप 10 से लेके 15 मिनट एग्जामिनेशन से पहले आप रिवाइज कर सकते हो, ये गारंटी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम ट्रेड की। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड की बात क्यों कर रहे हैं हम? फॉरेन एक्सचेंज की बात क्यों कर रहे हैं? ये सारे फैक्ट क्यों कर रहे हैं? अब रोड्स है, रोड से हम ट्रेड ही करेंगे,
ठीक है, कोई हम ऐसे बैठ के वहाँ पर गाने तो गाएंगे नहीं, ठीक है, रोड पे ऊपर व्यापार करेंगे, ये एरोप्लेन के बीच में व्यापार करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कुछ फैक्ट से जुड़ी हुई है आपके चैप्टर में। तो वैसे ही ट्रेड क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। जब हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विस को, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, ट्रेड। वो किस में होती है, टू पार्टीज़ भी हो सकती है, 3 पार्टी भी हो सकती है, 4 पार्टीज़ भी हो सकती है। ये ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है टूरिज़्म। अब ये टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ध्यान से समझना। अब एक देश है जहाँ पर टूरिस्ट आते ही नहीं है, बिल्कुल वो बिल्कुल बेकार देश है कोई भी। अब एक देश है जैसे यूएसए होगा, वहाँ पर टूरिस्ट ही बढ़े जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, टूरिस्ट जाएंगे वहाँ पर खर्चा करेंगे, तो उस सरकार को क्या होएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगी, अर्थव्यवस्था बढ़िया होएगी, ठीक है। जितनी सरकार के पास पैसे ज़्यादा होंगे उतनी वो लोगों का भला करेगी। इसीलिए ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं टूरिज़्म। टूरिज़्म क्या होता है, कल्चरल एंड कमर्शियल विजिट ऑफ इंटरनेशनल प्लेस। इंटरनेशनल प्लेस मतलब बड़े बड़े देशों की जो जिसको विख्यात है, जो बड़ी प्रसिद्ध है, जो बड़ी फेमस है, वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं। कल्चर मतलब सभ्याचार देखने उनका कैसा उनका रीति रिवाज है। और कमर्शियल विजिट मतलब कुछ पैसे से कुछ डील करते हैं, वहाँ पर जाके कुछ चीज़ें खरीदते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, टूरिज़्म। जिस देश का टूरिज़्म अच्छा होएगा उस देश में तरक्की ज़्यादा होएगी, ठीक है। जैसे गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बनाया उन्होंने स्टैचू, वहाँ पर अंदर जा सकते हो, तो वो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और नर्मदा नदी के साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेड की, हमने बात कर ली। तो ट्रेड में हम बात करेंगे आगे इंटरनेशनल ट्रेड। अब जैसे ही वर्ड आता है इंटरनेशनल, उसका मतलब होता है पूरा का पूरा देश, जिसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पर ये पिक्चर लगी है जिसमें पूरा का पूरा देश क्या है, आपस में मिलजुल के काम करता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन क्या बनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाना बिटवीन 2 और मोर देन 2 कंट्रीज़। मतलब 2 से ज़्यादा भी कंट्रीज़ हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। और कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड में कौन कौन सी 2 चीज़ें होएंगी हमेशा 2 चीज़ें होएंगी, एक्सपोर्ट होएगी या इंपोर्ट होएगी। अगर किसी के देश के पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो एक्सपोर्ट करेगा, अगर किसी भी देश के पास कम चीज़ें हैं तो वो अपने देश में मंगवाएगा, इन करेगा इम्पोर्ट। आई होप ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, तो शेयर ज़रूर कर दिया करो। उसके बाद बात आती है बोट की, BOT, ठीक है। बड़ा ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी फुल फॉर्म होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस करना, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है। इसको ध्यान से समझो इस बात को, ये मैं डीपली आपको करवाने जा रहा हूँ। मान लो कोई देश है, कोई चीज़ बनाता ही नहीं है, हमेशा इंपोर्ट ही करवाता रहता है, तो वो देश हमेशा डिपेंड रहेगा किसी देश के ऊपर। एक देश है जो हमेशा एक्सपोर्ट करवाता है, ठीक है, उसके पास सारा कुछ है, तो वो चाहे तो किसी भी देश को देने से मना कर सकता है कोई चीज़। अब मान लो जो इंपोर्ट करवाता है सारी चीज़ें, हेडफोन से लेके मोबाइल फ़ोन तक हर चीज़ इंपोर्ट करवाता है, वो अपने देश में हर चीज़ मंगवाता है, तो जिसका ये बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं होगा बढ़िया तरीके से, वो देश उतना ही डूब जाएगा। मान लो सारे देश उससे नाराज़ हो जाए तो वो तो उसके खाने के लाले पड़ जाएंगे। मान लो चावल भी किसी से मंगवाता है, चाय भी मंगवाता है, ठीक है, दाल भी मंगवाता है, पानी भी मंगवाता है, तो जितने कोई चीज़ अपने इंपोर्ट करवाएगा तो वो क्या है, धीरे धीरे वो देश तरक्की नहीं कर पाएगा, मतलब, ठीक है। अब इंडिया भी मेक इन इंडिया के तहत चीज़ों को एक्सपोर्ट करवा रहा है, मतलब जितना कोई डिपेंड होएगा ना किसी के ऊपर, उतना ही वो क्या होएगा, तरक्की कम करेगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में जो मैंने आपको डीपली बता दिया है, ठीक है। उसके बाद अगली टर्म आती है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब मैंने जो भी बातें बताई है उसको हमने टर्म्स में याद रखना है। जैसे मैंने बोला है ना, किसी देश में इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो वो देश क्या है, तरक्की नहीं करेगा, ठीक है, वहाँ पर अनफेवर आ जाएगा। और जहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, चीज़ों को बाहर भेजता है, मतलब वो बॉस है, तो वो क्या आएगा,
फेवरेबल, उसके लिए फेवर होएगा, जिसके लिए जो इंपोर्ट ज़्यादा करवाता है वो क्या होएगा, अनफेवरेबल होएगा। ठीक है, आई होप ये आप कॉन्सेप्ट कैरी कर पाए हो। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले अनफेवरेबल की, माइनस की, बुरी बात क्या है। आप ध्यान से समझो इसको। इफ़ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ए कंट्री, अगर किसी भी देश की इम्पोर्ट मतलब मंगवाती है कोई कंट्री, इज़ मोर देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, तो वो क्या कहलाती है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट से अगर इम्पोर्ट माइनस कर दे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल जाती है। अब एग्जांपल से लेते हैं हम, मान लो यूएसए लेता है चाय इंडिया से, ध्यान से समझना, यूएसए क्या करवाता है, इंपोर्ट, और इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट। अब इंडिया नाराज हो जाए तो वो लोग तो चाय उनकी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस। इसीलिए सभी देश क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में विश्वास रखते हैं ताकि वो आने वाले बुरे समय में क्या हो सके, अपने देश को बढ़ा सके। अब बात करते हैं फेवरेबल बैलेंस ट्रेड की। फेवरेबल मतलब अच्छी चीज़ है, तो इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, सेम लिखना है, बस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को चेंज करना है, बस वो समझ के, रट्टा लगा के नहीं। ठीक है, अगर किसी की वैल्यू एक्सपोर्ट की ज़्यादा हो ऑफ ए कंट्री मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट कम कराए एक्सपोर्ट ज़्यादा कराए, तो उससे क्या होएगा, वो पैसे भी ज़्यादा कमाएंगे। ठीक है, उस देश की तरक्की भी ज़्यादा होएगी। आई होप ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार बैक करके देख लो, 100% आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल से कॉन्सेप्ट की, बचपन से सुनते आ रहे हैं, मार्केट 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 क्या होती है। अब इसको लिखने के नंबर मिलेंगे हमें। ठीक है, मार्केट तो वही होती है जहाँ से हम चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, फलाना काम करते हैं, ढिमकाना काम करते हैं। ठीक है, तो मार्केट क्या होती है, प्लेस लोकेशन वेयर गुड्स और सर्विस आर एक्सचेंज, गुड्स भी सर्विस भी एक्सचेंज होती है। मान लो मैं एक सर्विस देता हूँ, घर घर में पानी देता हूँ, मेरी ये सर्विस है। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, मेरी उस सर्विस के लिए मेरे को पैसे देंगे, मेरे को बोलेंगे हाँ मेरे को इतने लीटर पानी चाहिए, घर पे आके दे के जाओ। ठीक है, अब मान लो कोई चीज़, कोई सर्विस देता है, आरओ चेक करके जाता है घर पे, तो वो सर्विस के पैसे लेगा। ठीक है, तो उसको, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, ऐसी प्लेस जहाँ पर ये सारी सर्विस होती है, गुड्स का एक्सचेंज होता है, उसको क्या बोला जाता है, मार्केट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब बात करते हैं, ये तो था, यहाँ तक तो था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जिससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं भाई केबीसी की लाइफलाइन की। ठीक है, लाइफलाइन मतलब जितनी भी मैंने बताई हैं, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, ये सारी बातें, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। विद पिक्चर मैंने लगाया है, कौन सी रोड को क्या बोलते हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न आपकी रीडर में। ठीक है, तो सो जाओगे वहाँ से अगर पढ़ोगे तो। ठीक है, और इसके बाद आपको वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं आपकी यूट्यूब में कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूँ इस नोट्स के बाद आपको कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब शुरू करते हैं। ठीक है, इतनी तारीफ मैंने कर ली अपनी, अब शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइफलाइन होती है रोडवेज़। ठीक है, सभी लाइफलाइन है, मैंने पहले नंबर पे इसीलिए रखा है क्योंकि ये पहले पे आई है। ठीक है, अब बात करते हैं रोडवेज़ की। अगर रोडवेज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले रोड का कॉन्सेप्ट जानने के से पहले रोड डेंसिटी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। डेंसिटी, सॉरी, रोड डेंसिटी। इस पिक्चर को ध्यान से देखो। ठीक है, मैंने क्या बोला है, रोड डेंसिटी। रोड का कॉन्सेप्ट करने से पहले हमने रोड डेंसिटी आपको पता होना चाहिए किया है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि जो ये वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा है, जो भी ग्रीन कलर है वहाँ पर रोड्स है, जहाँ पर ग्रीन कलर नहीं है वहाँ पर रोड नहीं है। ये तो होगी समझाने वाली बात। अगर हम टिपिकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं आपकी, जिसके आपको नंबर मिलेंगे, तो रोड डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, जहाँ पर ये आपको ज़्यादा कलरफुल है। अब एक ए जगह है और एक बी जगह है। ए जगह में इतनी रोड्स बनी हुई हैं, बी जगह में इतनी रोड्स बनी हुई हैं, तो आप क्या बोलोगे। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोलो तो हाँ जी सर, ए में ज़्यादा बनी हुई है रोड्स और बी में कम बनी हुई है। तो ये तो होगी हमारी बोलने वाली भाषा। अगर हम बोल रहे हैं कि सर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, तो वही डेंसिटी होगी। ठीक है, डेंसिटी क्या होगी, लेंथ ऑफ रोड पर स्क्वायर किलोमीटर।
इसको मापा कैसे जाता है, जैसे बुखार को मापा जाता है थर्मामीटर से, ठीक है, और जगह को मापा जाता है इंची टेप से, वैसे ही डेंसिटी ऑफ रोड को कैसे मापा जाता है, स्क्वायर किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सबसे हाई डेंसिटी कौन सी स्टेट में है, केरला में, कितनी है, 375 किलोमीटर। एज इट इज़ ही डाटा याद रखना पड़ेगा, कुछ बातें ऐसी होती है जो एज इट इज़ ही याद रखना पड़ता है, जैसे मेरे पापा का नाम, मम्मा का नाम, ठीक है, सर का नाम, मैडम का नाम, तो वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका नाम याद रखना पड़ता है। अब रोड डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पर है, केरला, मतलब सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो मतलब क्या है कि केरला में सबसे ज़्यादा रोड्स पाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर स्टेट्स। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको डेंसिटी वाला अच्छी तरह पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं रोडवेज़ की, अब मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अगर रोडवेज़ में जो भी क्वेश्चन आएगा, इससे बार कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो रोडवेज़ की बात करें तो दो तरह की रोड्स होती है हमारे इंडिया में, एक होती है मेटल रोड और एक होती है अनमेटल रोड, ठीक है। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, वेट। मेटल रोड और अनमेटल रोड में क्या फ़र्क होता है, ये देखो, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड मेटल रोड, ये है मेटल रोड जो नहीं है अनमेटल। क्या फ़र्क दिख रहा है, ठीक है। अब पता है क्या है, एसएसटी का ऐसा सब्जेक्ट है, हमें आता होता है, बस उसको हमने थोड़ी सी इंग्लिश झाड़ के लिखना होता है और कोई बात नहीं होती। तो मेटल रोड वहाँ ऐसी रोड होती है जिस पे मेटल का यूज़ हुआ है, और अनमेटल रोड क्या होती है, जहाँ पर मिट्टी मिट्टी वाली रोड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मेटल रोड की। मेटल रोड्स आर मेड ऑफ सीमेंट एंड कॉन्क्रीट, सीमेंट भी होता है उसमें, कॉन्क्रीट भी होता है, ये मेटल्स होते हैं। ये ज़्यादातर देखने मिलती है अर्बन एरियाज़ में। अब बच्चे हमेशा कन्फ्यूज़न करते हैं रूरल और अर्बन में, उनको पता ही नहीं होता, ठीक है। मैंने जितने भी बच्चों को पूछा है उनमें से 80% गलत ही बोलते हैं। रूरल को बोलते हैं शहर और अर्बन को बोलते हैं गांव। इसको याद रखने का तरीका, गांव वाले लोग कभी रुलते नहीं हैं, तो ऐसे याद रख लो, रूरल मतलब गांव और अर्बन अपने आप ही शहर हो गया, ठीक है। ये शहरों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑल वेदर रोड्स, ऑल वेदर रोड्स इसलिए बोला जाता है चाहे बारिश पड़ जाए, भूकंप आ जाए, जो मर्जी हो जाए, ये रोड हमेशा सॉलिड रहेगी, ठीक है। अगर बात करें अनमेटल रोड की, मेड अप ऑफ सॉइल, देखने को पता चल रहा है सॉइल से बनी है, ये देखो, ये कहाँ पर देखने को मिलती है, गांव में, रूरल में, ठीक है। और आउट ऑफ यूज़ ऑफ रेनी सीज़न, हाँ जी, रेनी सीज़न में ये स्लिपरी हो जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये इसका यूज़ आउट ऑफ यूज़ हो जाता है कब, रेनी सीज़न में। क्यों, क्योंकि गांव में। अब एसएसटी देखो, हमें पता ही है, देखने को पता चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में हमारी वो मेटल रोड आ गई और राइट हैंड साइड में हमारी गाँव की रोड आ गई, बस इसको हमने लिखना है, बस आसान भाषा में थोड़ी सी इंग्लिश लगा के, ठीक है। तो इसके हमें नंबर मिलने, ठीक है। अगर नंबर मिलेंगे हमारे अच्छे तो जॉब भी हमें अच्छी मिलेगी, ठीक है। कुछ जॉब ऐसी भी हैं जो 10th की परसेंटेज को देख के मिलती हैं, ठीक है। जैसे पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं, नौकरियां निकलती है जो सिर्फ और सिर्फ 10th की परसेंटेज देखती है, ठीक है। उसमें पेपर भी नहीं होता रिटन कोई भी। तो हर क्लास को बढ़िया तरीके से करो ताकि पता नहीं कब हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रोड्स के बारे में। एक फैक्ट आपने याद रखना है, क्या, टोटल रोड इंडिया नेटवर्क हमारे कितने स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में 2015 में जब मापा था, कितनी रोड्स थी, 4.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना है फैक्ट, जैसे मम्मी का नाम, पापा का नाम, ठीक है। तो वैसे ही ये फैक्ट याद रखना है, 4.8 मिलियन किलोमीटर हमारी सड़कें हैं। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, गूगल पे सर्च करके एग्जैक्ट भी लिख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। हर दिन बदलती रहती है, कोई ना कोई रोड बनती रहती है, टूटती रहती है, ठीक है। अब बात आती है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, और जो रोड है उनको क्लासीफाई किया गया है 6 भागों में। रोड्स भी, अब हमने पढ़ लिया रोड्स की क्लासिफिकेशन 2 होती है, मेटल और अनमेटल। उसमें भी 6 पार्ट होते हैं, 6 तरह की रोड्स होती है। सबसे पहले होता है, हाँ जी, इंडिया में अगर यहाँ पर पहली लाइन बोले क्लासीफाई इनटू 6 क्लासेस, इंडिया में जो रोड है 6 क्लासेस में क्लासीफाई होती है। सबसे पहले आता है यहाँ पर, वेट में आपको बताता, तो सबसे पहले होती है हमारी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड्स, जिसका दूसरा नाम है सुपर हाईवेज। एक एक को मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। दूसरी रोड होती है हमारी नेशनल हाईवेज, ठीक है। तीसरी रोड्स होती है स्टेट हाईवेज। चौथी होती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। पांचवी होती है अदर रोड्स और छठवीं होती है बॉर्डर रोड्स, ठीक है।
अगर आपको आ जाए कि 6 की 6 आपने शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपको कि आप बताओ 6 रोड क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है, ये सारी आप लिख दोगे। अब बात करते हैं एक एक करके सभी की खासियत के बारे में। ध्यान से दिल थाम के बैठ जाए, ठीक है। विद पिक्चर आपको दिखाऊंगा। गॉर्डन क्वाड्रिलेटर मतलब सुपर हाईवे, ठीक है, जिसको सुपर हाईवे बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, सुपर हाईवे क्या होता है, बहुत बड़ी रोड्स होती हैं जो पूरी कंट्रीज में आपस में मिली होती हैं, ठीक है। फॉर फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, फास्ट मूवमेंट के लिए, ट्रैफिक के लिए जो रोड्स बनाई होती हैं उसको गोल्डन क्वाड्रिलेटर या सुपर हाईवेज बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर मैं पिक्चर दिखा देता हूँ आपको बड़ी जूम करके, ठीक है। मेरी पिक्चरें बड़ी एचडी होती हैं। तो ये देखो पूरी की पूरी सुपर हाईवेज हैं, पूरी देशों में मिली है, कहीं पे मर्जी जाओ, ठीक है, धक्के खाओ जाए जहीं पे मर्जी जाओ, ठीक है। तो बेसिकली ये इसकी फर्स्ट खासियत है। सेकंड खासियत क्या होती है, इट रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम भी कम करती है, डिस्टेंस भी कम करती है। इसको समझो, मान लो कोई सड़क है बढ़िया मक्खन जैसी बनी है तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा। एक सड़क है टूटी फूटी बनी है तो आपके बैक पेन होनी शुरू हो जाएगी, टाइम बड़ा ज़्यादा लगेगा। तो गोल्डन क्वाड्रिलेट आई होप समझ आ गया। अब एक बात हमेशा याद रखनी है, जैसे घर की सफाई करती है मम्मी, ध्यान रखती है मम्मी, ठीक है, बाहर की हमें कौन हेल्प करता है, पापा, वैसे ही हर एक रोड है जो उसकी देखभाल कौन करता है, ये हमने याद रखना है। अब अगर क्वेश्चन आता है गोल्डन क्वाड्रिलेट या सुपर हाईवे, इसको मेंटेन कौन रखता है, NH। NH मतलब नेशनल हाईवे, NH हमेशा ऐसे होएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करेगी, टेक केयर ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटर या सुपर हाईवेज को अगर टूटा है तो वो ठीक करवा के देगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज क्या होते हैं, जिसको बोला जाता है NH, ठीक है। जब भी आप कोई सफ़र करने जाते हो ना तो वहाँ पर आप गूगल अगर मैप निकालते हो तो नोट कर लेना, वहाँ पर लिखा होगा NH27, NH37, NH फलाना, NH ढमकाना, ठीक है। तो वो क्या होती है, नेशनल हाईवेज होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनकी खासियत क्या होती है ये हम पढ़ लेते हैं। दीज रोड कनेक्ट टू स्टेट कैपिटल विद बिग सिटी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। ये जो सड़क होती है स्टेट को कनेक्ट करती है, स्टेट कैपिटल से, मान लो पंजाब को हरियाणा से, हरियाणा को दिल्ली से, इसको इससे, ठीक है। और बिग सिटीज़ को भी कनेक्ट करती है, दिल्ली को, पंजाब से दिल्ली जाना है तो हम NH करेंगे, फॉलो करेंगे, NH सड़क पे जाएंगे, ठीक है। अगर देश बदलना है तो सुपर हाईवेज होएंगे हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। दूसरा पॉइंट है स्टेट जो भी स्टेट का व्यापार है वो किसके द्वारा पॉसिबल होता है, नेशनल हाईवे। अगर नेशनल हाईवे ना होएगा तो स्टेट टू स्टेट हम जा नहीं सकते। एक सड़क है देश टू, एक कंट्री तो दूसरी कंट्री मिलाती है, उसको बोला जाता है सुपर हाईवे। दूसरी छोटी आ गई उसकी बहन नेशनल हाईवे, तो स्टेट टू स्टेट आपस में मिलाती है। तो रट्टा नहीं लगाना, चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है, रॉ मटेरियल भेज सकते हैं, गुड ग्रेन्स भेज सकते हैं, वेजिटेबल एक्सेट्रा ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं बाय नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे में हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मान लो हम पंजाब से हैं ना तो हम बिजनेस कर सकते हैं राजस्थान के साथ, किसके द्वारा, ऐसे हवा में तो जाएंगे नहीं, तो कौन सी हम रोड पकड़ेंगे, वो नेशनल हाईवे। अब आपको कैटेगराइज आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी स्टेट को क्या बोलते हैं। अगर गाँव में आप जा रहे हो तो आप बोल दो कि हाँ जी मम्मी ये वाली रोड है ये। अगर आप शहर में जा रहे हो तो ये बोल दो कि ये वाली रोड है। क्यों बोल लोगे, क्योंकि शांसा ने पढ़ाया होगा आपको, ठीक है। अब एग्जांपल में अगर दिल्ली को अमृतसर में जाना है, हमने दिल्ली से अमृतसर या अमृतसर से दिल्ली, ठीक है, तो कौन सी नेशनल हाईवे है, NH1। अब हमेशा याद रखना आपका ये होमवर्क ये है कि आप जब भी कोई भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपने गूगल पे क्या करना है, लोकेशन अपनी देखनी है, तो आपको हमेशा आ जाएगा NH इतना, तो आपने ये प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस क्या होती है, कौन इसका देखभाल रखता है, तो CPWD किसकी देखभाल करती है, NH की, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये क्या करता है, उनकी मेंटेनेंस करता है किसकी, नेशनल हाईवे। अब ये आपको या तो बड़ा क्वेश्चन फुल फ्लैज आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन बताओ रोड्स की और सभी की डिटेल बताओ, तो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आपने लिखना है। अगर आपको आ जाएगा कि नेशनल हाईवे के बारे में बताओ या स्टेट हाईवे के बारे में बताओ या गोल्डन कोऑर्डिनेटर या सुपर हाईवे के बारे में बताओ, तो छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे ना रोड छोटी होती जाएंगी, ठीक है। अब बात आती है स्टेट हाईवेज़ की। एक बात आपको बतानी रहेगी थी, जो नेशनल हाईवेज़ है अप्रोक्स हमारे इंडिया में कितने हैं, 52,000 किलोमीटर फैला हुआ है ये नेटवर्क, ठीक है। ऊपर तो नहीं रहेगी थी ये बताने वाली, नहीं ऊपर नहीं है। जितना आपको डाटा बताया जाएगा उतना ही याद रखना आपने, ठीक है। जितना अपना मेमोरी कार्ड है उसी हिसाब से आपको ये रीडर में सिलेबस है, ठीक है। स्टेट हाईवे क्या होती है, स्टेट हाईवे पहले बता देता हूँ भूल ना जाऊँ, 3 लाख किलोमीटर तक फैली हुई है सड़कें स्टेट हाईवे की। अब बात करते हैं इनकी क्या खासियत होती है। दीज कनेक्ट स्टेट कैपिटल विद डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी, अब आगे छोटी बात, जब किसी भी स्टेट को किसी भी छोटी मोटी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करना होता है तो वो कौन सी होएगी, स्टेट हाईवे। सुपर हाईवे हमने पढ़ा था देश अगर बदलना है, ठीक है। उसके बाद हमने नेशनल हाईवे देखा अगर स्टेट टू स्टेट जाना है। अगर हम फिर छोटी बात आ गई स्टेट हाईवे मतलब अगर स्टेट से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाना है, ठीक है, तो क्या होता है, अदर इम्पोर्टेंट टाउन्स जाना है, छोटे मोटे टाउन्स जाना है, अबोहर फाजिलका ये ऐसे कुछ जाना है, तो उसके लिए स्टेट हाईवे यूज़ होती है। अब स्टेट हाईवे में मेंटेन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, दोनों ही हेल्प करते हैं। अगर ख़राब हो जाए तो इनकी जिम्मेवारी होती है कि जिस स्टेट में है उस स्टेट की गवर्नमेंट उसको देखभाल करती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक बात और बतानी भूल गया कि हर एक जो देखभाल करती है उसका लोगो लगाया मैंने, ठीक है। जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं ना तो देखी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है, तो वैसे ही पढ़ाई में भी ऐसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगली बात आती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। हाँ जी, आगे और छोटी बात, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होती है, रोड विच कनेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई चीज़ है कनेक्ट है तो कौन सी किस रोड की वजह से है, डिस्ट्रिक्ट रोड। अब डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं और छोटी बात आ जाती है, अब कोई गाँव जाना है, ये जाना है, फलाना नेड़े तेड़े जाना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी रोड्स आती है, डिस्ट्रिक्ट रोड। अब डिस्ट्रिक्ट रोड की मेंटेनेंस कौन करता है, जिला परिषद। ये ऐसे कमेटी बैठती है तो सारा फंड तय करती है कौन सी रोड के लिए कितना पैसा चाहिए। उसके बाद बात आती है बॉर्डर रोड्स की। बॉर्डर रोड नाम कोई नाम देखने से ही पता चल जाता है कि बॉर्डर रोड्स क्या होती है, जो सेफ्टी के लिए बनाई होती है हमारी, ताकि बॉर्डर हमारा क्या रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। किसी भी देश का अगर बॉर्डर सुरक्षित है तो वो देशवासी सुरक्षित है। अब बॉर्डर रोड्स क्या होती है, एस्टैब्लिश इन, अब बनी कब थी, 1960 में, 1960 में। दीज रोड हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब समझो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब अर्थव्यवस्था को डेवलप करनी है। मान लो किसी देश की सिक्योरिटी नहीं है, बॉर्डर ही नहीं है, तो कोई भी देश आके वहाँ पर हमला कर सकता है। उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है, डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, तो इसलिए बनाई गई थी 1960 में। इसको मेंटेनेंस कौन करता है, इसकी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर लिखा है ना बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी मेंटेनेंस में हेल्प करती है, ठीक है। अब लास्ट आता है अपना रूरल रोड्स, ठीक है। रूरल रोड देख के क्या लगता है बेटा, ये क्या आएगी, जब एक गांव की रोड्स होती हैं उसको क्या बोला जाता है, रूरल। गांव से शहर कनेक्ट किया, शहर से स्टेट कनेक्ट किया, शहर से डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट कनेक्ट किया, स्टेट से देश कनेक्ट किया और देश से देश कनेक्ट किया। ऐसे ऐसे कनेक्ट करते करते आगे आगे रोड का नाम चेंज हो जाता है, ठीक है, कोई और बड़ी बात नहीं है। रूरल रोड्स क्या होती है, लिंक रूरल एरिया टू विलेज विद टाउन। शहर से अगर गांव जाना है तो वो कौन सी रोड्स होंगी, रूरल। अब मान लो गांव है तो शहर से कनेक्ट किसके द्वारा होएगा, रूरल रोड से। अगर आप गांव में ट्रैवल कर रहे हो तो अपने मम्मी पापा को बोलना ये रूरल रोड्स हैं, ठीक है। अगर आप शहर ट्रैवल कर रहे हो तो मेरे को बताओ कौन सी रोड होएगी। अगर आप कोई देश, एक देश से दूसरे देश जा रहे हो तो कौन सी रोड, बाय रोड से अगर जा रहे हो तो कौन सा होएगा वो, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में फिट करके अगर बैठाओगे तभी आपको याद होएगा, ठीक है।
अब एक स्कीम चलाई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ने एक ग्राम सड़क योजना बनाई थी जिसके अकॉर्डिंग क्या था, एवरी विलेज लिंक टू मेजर टाउन, हर एक विलेज को टाउन के साथ बढ़िया तरीके से कनेक्ट किया जाएगा मेटल रोड से। ठीक है, अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है हमारा इंडिया का सिनेरियो। अगर आपको क्वेश्चन आता है अंडर द विच स्कीम एवरी विलेज इज लिंक टू मेजर टाउन, द स्कीम इज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके तहत रूरल सड़कों को बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। आई होप आपको रूरल रोड्स तक आपको समझ आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं रेलवेज़ के बारे में। रेलवे के जितने भी फैक्ट बताऊंगा उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये रेलवेज़ है हमारा। रेलवेज़ क्या होता है, टोटल लेंथ इसकी बता देता हूँ पहले, 663030 किलोमीटर 2017 के अकॉर्डिंग। एक तो आपने ये बात रखनी है, ठीक है, याद। अब रेलवेज़ क्या होती है, हमने कहीं ना कभी रेलवेज़ में सफ़र किया होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके कुछ एडवांटेज भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं और डिसएडवांटेज भी आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या करवाऊंगा, एडवांटेज करवाऊंगा कि रेलवेज़ के क्या क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस करना है तो रेलवेज़ बढ़िया है। हेल्प इन क्विक मूवमेंट ऑफ गुड, अगर गुड्स की हमारे पास सामान है उसकी सर्विस, उसकी जल्दी मतलब पहुँचाने हैं तो रेलवे यूज़ होती है, जैसे माल गड्डीज। ठीक है, रेगुलर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेगुलर मतलब रेगुलर होती है। अगर 5 बजे की ट्रेन है तो 5-10 मिनट लेट हो सकती है पर जाएगी। ठीक है, तीसरी बात, अगली बात, आल्सो हेल्प इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज़ के लिए बढ़िया है। मान लो एक इंडस्ट्री अब एक जगह में है, दूसरी इंडस्ट्री दूसरी जगह में, तो आपस में अगर ट्रेन की लाइंस हैं तो सामान आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, अगली बात, ग्रेट स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब्स भी बड़ी मिली है रेलवे के चक्कर में। ठीक है, तीसरा, सेफ्टीएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सेफ़ है। ठीक है, कुछ नहीं होता, बंदा बैठ के लेट के जैसे मर्जी जा सकता है। ये तो थी एडवांटेज ऑफ रेलवेज़। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रेलवेज़। ठीक है, पहली डिसएडवांटेज, बुरी बात ये है, इन फ्लेक्सिबल बैलेंस टाइमिंग कैन नॉट एडजस्ट टू इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। ध्यान से समझो, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट मतलब होता है, मान लो मैंने 6 बजे कहीं पे जाना है और ट्रेन का टाइम 7 बजे है, तो मेरा तो काम ख़राब हो गया ना, तो ये एक बुरी बात है। ठीक है, तो दूसरी बात है अनसूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अब मान लो मैंने 10 मिनट का रास्ता तय करना है तो उसके लिए रेलवे बना ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है वहाँ पर वो रुके ही ना ट्रेन, तो ये भी बुरी बात है। अगली बात, इन्वॉल्व मच टाइम एंड लेबर इन बुकिंग एंड टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। बहुत सारा टाइम भी लग सकता है, कई बार लेट हो जाती है, और टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड, डिलीवरी भी बड़ी लेट होती है कई बार। मान लो मालगाड़ी रुक गई या कुछ भी हो गया, क्या कुछ भी कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, अगली बात, नीड लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हाँ जी, किसी भी देश के लिए रेलवेज़ लगाना छोटी मोटी बात नहीं होती, इसके कंस्ट्रक्शन में और मेंटेनेंस में बड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। अगली बात, ओल्ड ट्रैक्स, बड़े ट्रैक्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पर ट्रेन चलती है उसको क्या बोला जाता है, ट्रैक्स। ये देखो, ये वाले ऐसे यहाँ पर लगाए मैंने, ट्रैक्स होते हैं। तो यहाँ पर इंडिया की एक बुरी बात क्या है, ओल्ड ट्रैक्स है। पैसेंजर ट्रैवल विदाउट टिकट, पैसेंजर विदाउट टिकट ही ट्रैवल कर रहे थे, कोई बड़े शक्तिमान बन रहे होते हैं। हाँ, हमें तो कोई टीटी पकड़ेगा ही नहीं, जाके बाथरूम में छुप जाते हैं, बाद में पता चलता है टीटी वहाँ पर ही खड़ा हुआ है। ठीक है, तो रेल एक्सीडेंट भी बड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे हर चीज़ की कुछ ना कुछ एडवांटेज होती है वैसे डिसएडवांटेज भी होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगला कॉन्सेप्ट आता है रेन गेज के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे कि रेन गेज क्या होता है। अब ध्यान से देखो, ये रेल की पटड़ी है। ठीक है, इसके बीच में जितनी भी लेंथ है उसको क्या बोला जाता है, गेज। अब देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेन गेज इन इंडिया। ठीक है, गैप बिटवीन इनर एज ऑफ रेलवे क्या कहलाता है, रेलवेज गेज। ठीक है, मतलब ये मान लो पटड़ी है, ये ज़्यादा वाली है, आप देख के बताओ, मैं आपको यहाँ पर पिक्चर बना के दिखाता हूँ खुद ही। ये मान लो मैं 3 रेलवेज बनाने जा रहा हूँ, पटड़ियाँ, इसकी दूरी ज़्यादा, इसकी कम है, इसकी थोड़ी ज़्यादा है, इसकी सबसे ज़्यादा है, तो उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, रेल के बीच में गैप। तो 3 टाइप है, कौन सा, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ये आपको एज इट इज़ ही डाटा याद रखना पड़ेगा, कोई हल नहीं है इसका। ब्रॉड गेज का कितना होता है डिस्टेंस, बीच वाला 1.67 मीटर, 1.676 मीटर सॉरी। और मीटर गेज का कितना होता है फासला बीच में, 1.00 मीटर, मतलब 1 मीटर।
और नैरो गेज में कौन सा होता है, 2 होते हैं। 0.762 मीटर भी हो सकता है और कई जगह पर 610 मीटर तक होता है। तो ये फासला होता है, बस इतना याद रख लो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। रेलवे के अकॉर्डिंग एक कंसेप्ट छोटा सा रह गया आपका, कौन सा है कॉन्सेप्ट हो, मेल चैनल। मेल चैनल क्या होते हैं, जो क्विक डिलीवरी के लिए सिटीज़ में और टाउन्स में होते हैं ऐसे रेल के डब्बे, उसको क्या बोला जाता है, मेल चैनल, ठीक है। मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उसके लिए, मेट्रो चैनल्स, ग्रीन चैनल्स, बिजनेस चैनल्स, ठीक है, और पीरियोडिकल चैनल्स, राजधानी चैनल्स, ये सभी नाम है, ठीक है। बादाम खाने शुरू कर दो, रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेट्रो चैनल्स हो गए, ग्रीन चैनल हो गए, बिजनेस चैनल हो गए, ठीक है, और पीरियोडिकल चैनल हो गए, राजधानी चैनल, ठीक है। जैसे बोलते हैं राजधानी एक्सप्रेस, मेट्रो ट्रेन्स, वैसी कुछ कॉन्सेप्ट है, ऐसे एज इट इज़ याद आपको रखना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। बढ़ते हैं अगली तरफ। अगला कॉन्सेप्ट आता है वाटर के ऊपर, मतलब शिप्स की बात करेंगे हम। वाटर में अगर बात करें, हमारी लाइफलाइन कौन सी है, शिप्स। और शिप क्या है, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वाटर वेव्स, ठीक है। चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटर वेव्स। लिख लो, क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब वाटर वेव्स से जानने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पोर्ट, ठीक है। जैसे बस खड़ी होती है बस अड्डे में, ठीक है, रेल खड़ी होती है रेलवे स्टेशन में, वैसे ही शिप कहाँ पर खड़ी होती है, पोर्ट में। पोर्ट क्या होता है, ऐसा कुछ दिखने वाला होता है जहाँ पर शिप्स खड़ी होती है, बस स्टैंड है शिप का, ठीक है। पोर्ट ऑफ हार्बर्स मतलब बंदरगाह, जिसको हार्बर भी बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड फ्रॉम शिप, गुड्स को लोड किया जाता है, भरा जाता है, और अनलोड मतलब खाली किया जाता है, वो जगह क्या होती है, बंदरगाह होती है, पोर्ट जिसको बोलते हैं हार्बर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई, ठीक है। टोटल लेंथ की अगर बात करें इन लैंड नेविगेशन वाटर की, हमारी नेविगेशन वाटर मतलब वाटर वेव्स कितना फैला हुआ है, 14500 किलोमीटर, ठीक है। अब जो पोर्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ पोर्ट्स होते हैं, कौन कौन से, आर्टिफिशियल पोर्ट्स और नेचुरल पोर्ट्स। आर्टिफिशियल पोर्ट्स क्या होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग ने खुद बनाए हैं, ठीक है। जैसे चेन्नई पोर्ट जो आर्टिफिशियल है। अब नेचुरल पोर्ट जो अपने आप ही बना हुआ था, कौन सा, मुंबई का, जो सबसे बिगेस्ट भी है, मुंबई का पोर्ट है जो, वो नेचुरल पोर्ट है। आपको आ सकता है नेचुरल पोर्ट्स कौन कौन से हैं हमारे, एक एग्जांपल लिख दोगे, मुंबई, और आर्टिफिशियल मतलब जो इंसान ने बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ पोर्ट्स की। हमारे यह इंडिया है, वेस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर ईस्ट है। अब मैं कुछ पोर्ट्स के नाम बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मुंबई हमारी वेस्ट में है, वो भी एक पोर्ट है जहाँ पर समुद्री शिप्स आती हैं। कोच्चि भी है। कांडला एक ऐसा पोर्ट है जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ठीक है। मारगाओ, ठीक है, मारगाओ एक पोर्ट है, गोवा में है, और इसकी खास बात क्या है, आयरन आर एक्सपोर्टिंग पोर्ट, 50% आयरन यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, आयरन, ठीक है। उसके बाद ईस्ट की अगर बात करें, ईस्ट में है फर्स्ट हल्दिया, चेन्नई, और सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है ये। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, चेन्नई, ठीक है। उसके बाद पारादीप, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में पारादीप एक पोर्ट है, मेन एक्सपोर्ट, ठीक है, मेन सबसे इंडिया का मेन एक्सपोर्ट है। लास्ट वन इज ए विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्या है, डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है। लैंड लॉक मतलब एक ऐसा पोर्ट जिसके हर जगह चारों तरफ लैंड है, ऐसा पोर्ट कौन सा है, वो विशाखापट्टनम। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगला कॉन्सेप्ट ये आता है, व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्ट, कि जो पोर्ट हमारे हैं उनका क्या प्रभाव है हमारी लाइफ में, या क्या प्रभाव है, ठीक है। तो पोर्ट क्या है, 95% ट्रेड बाय सी। हमारा जो इंडिया में 95% व्यापार होता है वो किससे होता है, सी से होता है, समुंदर से। एक ये बात है। दूसरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट का फ्रेंड है, कोई पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, कम पोल्यूशन होता है। अगली बात, सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी गुड्स। हैवी गुड उठाने के लिए शिप बढ़िया होती है, ठीक है। अब अगली बात है मेन सोर्स ऑफ ट्रेड। सबसे मेन सोर्स है क्योंकि 95% ट्रेड होता है। हैंडल
15,000 कार्गो वैसल। कार्गो वैसल क्या होते हैं? मालवाहक जहाज, ऐसे दिखने वाले कार्गो वैसल बोलते हैं। हमारे इंडिया में 15,000 कार्गो वैसल्स हैं, ऐसे जहाज हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। हेल्प इन इकोनॉमी इन अर्निंग, इंडिया की अर्थव्यवस्था में पैसे कमाने में बड़ा हेल्प करती है हमारी पोर्ट सिस्टम, सी सिस्टम। आई होप जितना भी आपको करवाया है उससे बाहर आपको कोई देखने को भी मिलेगा और आपको समझ भी आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था स्टेट हाईवे होते हैं, वैसे ही कुछ फैक्ट है आपने याद रखना है नेशनल वाटर वेव्स के बारे में। अब नेशनल वाटर वेव्स क्या होते हैं? वाटर वेव्स के ऊपर बिजनेस करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको बोला जाता है नेशनल वाटर वेव्स। यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाई है, एक दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, नेशनल वाटर वेव्स, एक जगह से दूसरी जगह शिप को लेके जाना, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर मेन 3 नेशनल वाटर वेव्स, जो नेशन नेटर वेव मतलब एक देश से दूसरे देश जाते हैं। तो NH1, NH2 NH नहीं, NW1, NW2, NW3, ठीक है, 1 2 3 NW वाले नेशनल वाटर वेव्स। अब नेशनल वाटर वेव्स है ये जो NW1 है वो बना हुआ है गंगा रिवर के ऊपर। इसकी लेंथ कितनी है? 1620 किलोमीटर। कहाँ से लेके कहाँ तक है ये? इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक ये फैला हुआ है। कौन सा? नेशनल वाटर वेव 1। याद रखना, ध्यान से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएगी। अब नेशनल वाटर वेव्स 2 कौन सी नदी में बना हुआ है? ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर। अब एक जगह आपने चाहे सुनी है चाहे नहीं सुनी, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। सदिया, SADIA, सदिया धुबरी, ठीक है। इसको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। मैंने भी बचपन में एज इट इज़ याद रखा था, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 3 वेस्ट कोस्टल कैनल ऑफ केरला, केरला के वेस्ट कोस्ट में पाया जाता है। इसकी लेंथ है 205 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कहाँ से लेके कहाँ तक है? कोटामा, KOTTAPURMA, पूर्मा, कोटापूर्मा। कोटापूर्मा में एक जगह है या उसके साथ है कोमा, ठीक है, से लेके उद्योगा मंडल से लेके कहाँ तक है? चंपकरी, ठीक है। एज इट इज़ स्पेलिंग देख लेना। तो एज इट इज़ ये आपने याद रखने हैं कि नेशनल वाटर वेव्स 1 2 3 कौन सी नदी पे है, कहाँ पे है, कितने किलोमीटर है, कहाँ से लेके कहाँ तक है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। उसके बाद एक आगे बढ़ाने से पहले मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें आपके मैं सेल्फ स्टडी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन हिंदी में समझाऊंगा, जिसका वीडियो आप इस प्लेलिस्ट के नीचे देख सकते हो। जब मैं अपलोड करूँगा आपको दिख जाएगी। अब हमने सारी चीज़ों को पढ़ लिया, बचा क्या? एयर का एरोप्लेन्स, ठीक है। एरोप्लेन्स फास्टेस्ट मीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अगर हमने कहीं जगह जाना है तेज़ जल्दी तो पैसा खर्च करो और क्या हो जाओ? रफू चक्कर हो जाओ, ठीक है, प्लेन में। अब इसकी भी कुछ एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज भी होती है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी, जिसके नंबर मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज की। हेल्प इन इंक्रीजिंग द ट्रेड, व्यापार बढ़ाने में बड़ी हेल्प करता है क्योंकि जल्दी हो जाता है, ठीक है। दूसरा, कंफर्टेबल एंड लग्जीरियस, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पर बैठना, ऐसे मस्त फीलिंग आती है, ठीक है। लग्जीरियस मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे हमारे ऊपर तो कोई है ही नहीं, ठीक है। अगली बात है ग्रेट हेल्प ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। हाँ जी, भूकंप आ गया, सड़कें टूट गई, नदियाँ बह गई, तो ना तो सड़कों का काम होएगा ना नदियों में कोई जा सकता है, फ्लड आ रहा है तो किसकी हेल्प लेंगे? ऊपर से चले जाएंगे, ठीक है। अगली फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। इट कैन कवर डिफ़िकल्ट टेरेन, ऐसा इलाका जहाँ पर हाई माउंटेन हो, फॉरेस्ट हो, सी हो, ऐसा इलाका हो, उबड़ खाबड़ हो, ना तो जहाँ पर सड़क चल सकती है ना तो जहाँ पर रेलवे ट्रैक पड़ सकते हैं। तो इसी चक्कर में क्या है, प्लेन्स को बनाया गया था ये सारी चीज़ों को करने के लिए। अब बात करते हैं बुरी बातों के, डिसएडवांटेज ऑफ किसके? एरोप्लेन के। तो सबसे पहले है कॉस्टली है, पता ही है पैसे बड़े ज़्यादा लग जाते हैं, तो जेब में पैसे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोस्ट रिस्की, हाँ जी, सड़क में तो हाथ पैर टूट जाएंगे, कोई बात नहीं, चले एक हाथ से भी सार लेंगे, ठीक है। डूब गए
उसमें भी कोई चक्कर नहीं, क्या पता बचा लेगा कोई। हम उनके साथ बड़े सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बचाने के लिए रेस्क्यू कर लेते हैं। अब मान लो उड़ते उड़ते फट गया, क्या करेगा? बटर चिकन बन जाएगा, ठीक है। बटर चिकन बनेगा, या वो कौन सा चिकन होता है, ठीक है, मैं तो खाता नहीं हूँ, वो जो ग्रिल करके होता है, ठीक है। तो मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग, नॉट सूटेबल फॉर कैरिंग बल्कि एंड चीपर गुड। अब मान लो मैंने एक पेन भेजना है 10 रुपये का कहीं जगह पर, कहाँ पर भेजूँगा? ट्रेन में भेज दूँगा, पोस्ट ऑफिस कर दूँगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में कहाँ जाएगा? बाय रोड। अब मैंने जहाज़ पे भेजना पेन, लगेंगे उसके 10,000 रुपया, तो पेन हो गया कि 10,000 10 रुपये का, कौन खरीदेगा, ठीक है। तो दूसरा, रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस। हाँ जी, अगर बिजनेस शुरू करना है तो इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस भी बड़ी रखनी पड़ेगी, पता नहीं कितने पैसे लग जाते हैं इसको मेंटेन रखने में, ये करवाओ वो करवाओ, ठीक है। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की, हम बात कर रहे थे। अब बात आती है लेटेस्ट ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको बोला जाता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। ये पहले देख लो, पहले मैं बता देता हूँ होता क्या है। कुछ नहीं है, एक बड़ी बड़ी पाइप लगाई जाएंगी एक जगह पर, उसके अंदर पानी डाला जाएगा और वो पानी के ज़रिए एक चीज़ को दूसरी जगह सस्ती पहुंचाई जाएगी। खर्चा क्या है? एक बार पाइप का लगेगा, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। तो न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सी है? पाइपलाइन। पाइपलाइन नेटवर्क इंडिया कहाँ पर है? हाजिया गुजरात में है, व्या विजयपुर मध्य प्रदेश में है, जगदीशपुर यूपी में है। ये ऐसी जगह है, रटा लगा लो, लिख के देख लो, 100 बार लिख के देख लो, प्रैक्टिस करके देख लो, तभी याद आएगा, ठीक है। इसमें तो है नहीं, मैं आपको ये कागज़ दूंगा, बेटा इसको पानी में घोल के पी जाओ, ये सारी जगह याद हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली गुजरात में ये जगह है, मध्य प्रदेश में ये जगह है, यूपी में ये जगह है, जहाँ पर पाइपलाइन के जरिए क्या होती है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। लास्ट स्लाइड है आपकी, बस ख़त्म है, शुक्र है, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड है आपकी कम्युनिकेशन की। अब हम कम्युनिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं? कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। अब कम्युनिकेशन के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। मान लो एक जगह मैं जाता हूँ, दिल्ली में मैंने सामान लेना, बिजनेस शुरू किया, एक बार जाऊँगा, 2 बार जाऊँगा, तीसरी बार उसका नंबर ले लूँगा, भाई मेरे नंबर पे सेंड कर दे ये, और मेरे एड्रेस पे सेंड कर दे, फ़ोन पे गूगल पे कर दूँगा उसको, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। मास का मतलब बड़े लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन करना। अब मास कम्युनिकेशन किसके द्वारा होता है? टीवी। एक घर में आज तक चल रहा है 9 बजे, तो सभी घर में 9 बजे सेम आज तक चलेगा। जो न्यूज़ है सभी को एक ही बताई जाएगी, ठीक है। रेडियो पे भी सेम, आल्सो नोन एज टेली नेटवर्क। दो छोटा क्वेश्चन आ सकता है, मास कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है? टेली नेटवर्क, मतलब टेलीफोन पे नेटवर्क, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब बात आती है इनकी कुछ फ़ायदे की। जो मास कम्युनिकेशन होते हैं, टीवी, रेडियो, फेसबुक, फलाना, इंस्टाग्राम, ठीक है, टिकटॉक, जो मर्जी बोल लो, ये कम्युनिकेशन है। चाहे ये बुरी बात है पर हमें इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। अब मास कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या हैं? बोथ आर हेल्प इन स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को मजबूती देते हैं। मान लो मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो मैं नेट पे चढ़ा दूंगा, अगर पुलिस वाले नहीं सुन रहे तो वो क्या है, टीवी पे आ जाएगा, फेसबुक पे आ जाएगा, तो मेरे को इंसाफ मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर घर पे छुपा के रख लूँगा तो कैसे पता चलेगा किसी को? यूट्यूब पे डाल लूँगा ना, ठीक है। तो अवेयरनेस भी बच्चों को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात आती है बाय पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन बाय टीवी रेडियो। पीपल कैन एक्सप्रेस ओपिनियन मतलब अपने विचार टीवी पे भी बता सकते हैं। अब इनकी तो लोड ही नहीं पड़ती, आजकल तो व्हाट्सएप स्टेटस डाल दो, फेसबुक पे लाइव हो जाओ, इंस्टाग्राम लाइव हो जाओ, फलाने करो, ये करो, तो लोग अपने विचार बता देते हैं, ठीक है। अगला बात, इंडिया हैज़ चीपेस्ट एंड लार्जेस्ट टेली नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे सस्ता है, 19 रुपये का जियो का एडिशनल पैक कराओ, जितनी मर्जी बकवास करो लोगों के साथ, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अप्रोक्स कितने 2/3 जो विलेज इंडिया कवर किसके द्वारा? STD। अब आपने सुना होगा STD मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करना फ़ोन से। STD पहले चलती होती थी, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। क्वेश्चन शॉर्ट ये आ सकता है, इन विलेज कितने कवर है STD से? तो 2/3। ये होता है जी आपका पूरा चैप्टर ख़त्म। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं किसी और चैप्टर में। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।